हेलो। हाँ, वेलकम। आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारा हैंडआउट का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 1 में। इस सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे ओवरऑल जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर से जितने भी क्वेश्चन हमारे पूछे जा चुके हैं, एग्जाम का पैटर्न से रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह के जितने भी हमारे क्वेश्चन है हम उनका सोल्यूशन देखेंगे, उनका अप्रोच देखेंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमारा पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, हमारा ये लेक्चर किससे ओरिएंटेड है? ये हमारा एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर रहेंगे। तो फर्स्ट सेशन में हम बेटा बात करेंगे एमसीक्यू की। ठीक है। दूसरी बात, हम पहले बात करते हैं किसकी? चैप्टर नंबर 1 है। अच्छा खासा वेटेज है, 10 से 14 नंबर का हर साल पूछा जाता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक दो एमसीक्यू, एक दो वेरी शॉर्ट, और कभी कभी केस बेस्ड में भी इसका एक क्वेश्चन होता है। स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से आप इसमें मार्क स्कोर कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले आप इसी चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। और थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए हमारा। जो टोटल हम किसकी बात करेंगे? आज करेंगे एमसीक्यू की बात। और जो पूरा का पूरा ओवरव्यू रहेगा हमारा, टोटल 26 क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ओके। तो इसका जो भी सॉल्विंग टाइम है मेरे प्यारे बच्चों, लर्निंग टाइम से आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसको डिसाइड कर सकते हैं। और एक अप्रोच रखिएगा कि एमसीक्यू में हमें ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट हमारा लगना चाहिए। क्वेश्चंस को बहुत प्यार से पढ़ेंगे। सैंपल क्वेश्चन पेपर भी है। सैंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हम इसलिए कराते हैं क्योंकि मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सैंपल क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में कट कॉपी पेस्ट डायरेक्ट रख दिए जाते हैं। तो उनपे तो बेसिक्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का सेशन। आप चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसका डेट देख लीजिए, बिल्कुल रिसेंट ईयर का है, सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है। पढ़ेंगे हम। पहला है हमारे पास, बॉडी एक्वायर्ड चार्ज 8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, द मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास कितना होगा? क्वेश्चन को पढ़ने में कोई भी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, बड़े आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। हिंदी में बात करें तो कोई पिंड 8 × 10⁻12 कूलम आवेश अर्जित करता है। पिंड के द्रव्यमान में किसकी बात कर रहा है? मास की। ध्यान से देखिएगा, मास की बात कर रहा है यहाँ पे। मास इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। हमने इस बेसिक से कंसेप्ट किसकी बात करें, हमने पढ़ा है अगर किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या होता है? उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, यानी चार्ज लूज किया है। और अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है यानी उस पे इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास भी आएगा, तो उस बॉडी का मास इंक्रीज भी करेगा। तो यहाँ पे चार्ज कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है। देखो अप्रोच क्या है कि तो हमारा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और लूज करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मास भी चले गया है। तो इसका मास क्या हो जाएगा? हमारे बेसिक सी बात है, डिक्रीज हो जाएगा। मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, सॉल्व हम करेंगे तो इंक्रीज वाले ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास केवल डिक्रीज वाले ऑप्शन रह जाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो हमें दिया है Q इज इक्वल टू, टोटल चार्ज की बात करें तो कैपिटल लिख लेते हैं, हम जानते हैं ME होता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ चार्ज जाएगा Q बाई E। Q कितना है बेटा मेरे पास? हमको पता है 8 × 10⁻⁻12। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से मेरे क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ चार्ज। याद रखिएगा, नंबर ऑफ चार्ज निकल रहा है, नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो। ठीक है। क्योंकि हम किससे कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर रहे हैं। तो हो जाएगा 5 × 10⁻7 कूलम। ठीक। ये क्या आया? नंबर ऑफ चार्ज आया। यानी इतने चार्ज क्या किए हैं? पॉजिटिव आया, इसका मतलब बॉडी ने खोए हैं। तो इतने चार्ज अगर खोए तो कितना मास खोया होगा? तो मास कितना होता है कि इलेक्ट्रॉन पे, ये वैल्यूज 9.31 लीजिए, हम 31 ही लेंगे, इंटू 10⁻⁻31 kg, या 9.1 लीजिए, 31 लीजिए, कोई भी आपको लीजिए। ये जो वैल्यूज है मेरे प्यारे बच्चों, अप्रोक्सीमेटली हम बात करेंगे 9.1 ही लेंगे। ठीक है। ठीक है। 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू आपको याद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ये वैल्यूज आपके क्वेश्चन पेपर में फ्रंट पेज में आपको गिवन होती हैं। आपको स्पीड ऑफ लाइट, मतलब बहुत छोटी छोटी वैल्यूज भी जो कांस्टेंट है वो गिवन होते हैं। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो जितना लूज करेगा उसका कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? टोटल मास
तो हम बोलेंगे 5 इंटू 10⁻7 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। अच्छा जी, तो ये कितना हो जाएगा 445। ठीक है, एक के आगे पॉइंट लगा दो, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 24। ठीक, बिल्कुल बेसिक सा है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 4.55 इंटू 10⁻, एक हमने क्या किया, पॉइंट को अपना साथ में रख लिया, या हमने क्या कर दिया, इसके साथ जो 10 की गुणा थी उसको ऊपर ले जाएंगे। मेरी बात को समझिए, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। ओके, तो जो बेसिक हमारा जो सोल्यूशन आएगा कितना आ जाएगा 4.55 इंटू 10⁻23 kg। आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, ये निकला द मास ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है। कैसे पता चला, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव आया, तो मास क्या करेगा हमारा, डिक्रीज करेगा, यानी कि कम होगा। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले गए, पॉजिटिव चार्ज उस पर तब मानते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg का मास लेके गया, तो 5 इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन इतना मास लेके जाएंगे, तो मास लेके चले गए, तो मास हमारा डिक्रीज हो गया, जिस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, 4.55 इंटू 10⁻23 kg। बहुत छोटा, बहुत छोटा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव में चार्ज दे देता तो मास गेन कर लेता है, तो यहीं पे डिक्रीज की जगह इंक्रीज हो जाता। तो याद रखिए, कंसेप्ट कैसे भी पूछ सकता है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी। तो ये क्वेश्चन कट टू क्लियर होगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। टू चार्जेस माइनस क्यू, ठीक है, क्या बोला हमारे पास, टू चार्जेस माइनस क्यू ईच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए एंड बी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी। दो चार्ज हैं जो इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस ए बी में, ए बी सी के ए और बी पे रखे गए। कैसा है, नेगेटिव है। इफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी if M is the midpoint of AB, the net electric field at C will be point along। कहने का मतलब है, दो आवेश जिनमें प्रत्येक माइनस क्यू है, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी के दो शीर्षों ए तथा बी पर स्थित है। यदि ए बी का मध्य बिंदु M है, तो C पर जो नेट विद्युत क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अनुदिश होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, साइड साइड इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ए बी हम अपने मन से कहीं भी मान लेंगे, ए यहाँ पे मान लिया, बी यहाँ पे मान लिया, सी यहाँ पे मान, अपनी सहूलियत के हिसाब से माना है। दोनों में माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है, एम हमारा बीच का पॉइंट है। तो यहाँ पे पॉइंट सी पे, जैसे हम हमेशा से पूरे चैप्टर में काम करते आए, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू की बात कर लेंगे, और टेस्ट चार्ज प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस क्यू की वजह से, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन होगा। हम बोल देते हैं ई ए की वजह से, ई बी की वजह से कहां को होगा, इस डायरेक्शन में होगा। दोनों चार्ज सेम है। अब एक इधर को एक इधर को, तो मेरे प्यारे बच्चों हम जानते हैं रिजल्टेंट कहां को आ जाएगा, रिजल्टेंट बीचों बीच में आ जाएगा। तो रिजल्टेंट आप देख लीजिए किसके अलोंग है, ये है सी एम के अलोंग। तो रिजल्टेंट हमारा किसके अलोंग है, सी एम के अलोंग। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, है ना। चाहे तो आप थीटा ईटा मान के फोर्स, इतना नहीं करना, एमसीक्यू है, अंदाजा ही लगाना है। तो हमारा कहां को होगा, रिजल्टेंट किसके अलावा होगा, सी एम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सीधे आपको एक नंबर दे जाता है, क्या ही दिक्कत है। सीबीएसई 2025 का है, लेटेस्ट है। अब स्क्वायर भी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम ई नेट भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ई नेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सीबीएसई 2025 का। अगेन देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना तो इजी हो जाता है, बट यहाँ पे दिक्कत आती है बेटा, किस चीज की दिक्कत हमारे पास आती है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की। यहाँ पे वैल्यूज तो रखना नहीं है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, बिल्कुल ध्यान से। तो क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है, बोल रहा है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, देखते हैं किसके बारे में पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज बोले नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
स्टैटिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज क्या कह रहा है, कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म्स क्लोज लूप, क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। नॉन कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। अच्छा, अर्थात सर हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्वेश्चन कहता जाता है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, किसके बारे में, स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत छेद संरक्षी होता है तथा छेद रेखाएं बंधपाश बनाती हैं। संरक्षी होता है तथा छेद रेखाएं बंधपाश बनाती हैं, यहाँ पे नहीं बनाती हैं, और यहाँ पे संरक्षी होता है तथा छेद रेखाएं बंधपाश नहीं बनाती है, असंरक्षी होता है तथा छेद रेखाएं बंधपाश बनाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए बोलता हूँ इसको, ये कंसेप्चुअल है। देखिए पता है आपको, पता है कि क्लोज लूप किसको कहते हैं, सवाल यहाँ पे पैदा होता है क्लोज लूप किसको कहते हैं। देखिए हम जानते हैं कि एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट का सवाल नहीं है लेकिन फिर भी एक एग्जांपल की तरह, उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती हैं, और फिर साउथ से मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होती हैं। देख रहे हो, ये खत्म ही नहीं हो रही। आप कहां पे बोल दोगे कि पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ है, नहीं, आप बोलोगे यहां से स्टार्ट हुआ है लेकिन पीछे से भी आ रही है। तो ये जो है ये क्या है, क्लोज्ड लूप, इसका कोई एंड नहीं है। क्या है, इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर मैं चार्ज की बात करूं, अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे बाहर की ओर निकलती है और इसकी ओर जाती है। यहां ऐसा नहीं बना सकता, ऐसा बनाऊंगा तो दिखेगा नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर आ रही है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको पता है, हमने माना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर की ओर जारी होती है। तो ये क्या है, क्लोज लूप तो नहीं बनाती। हमारा एक ऑप्शन निकला बंद पास तो नहीं बनाती, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरा क्या है, कंजर्वेटिव की बात कर रहा है, तो कंजर्वेटिव क्या होता है, कंजर्वेटिव होती है नहीं होती, देखो मेरे प्यारे बच्चों कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंजर्वेटिव होती है। क्यों, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर काम कराया जाए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में, वो केवल और केवल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे। किस पे, ना कि पाथ पे। तो इस हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो दूसरी चीजें क्लोज लूप नहीं बनाती हैं बट कंजर्वेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, संरक्षी होता है, छेद रेखाएं बंधपाश नहीं बनाती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और वैसे भी आपकी बात है, स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, वेरी नहीं कर रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए क्या, ओ ठीक है, 3 2, हाँ हो गया हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गए क्या, कोई दिक्कत, हाँ पहला ये था, दूसरा आपके पास ये था, हाँ तीसरा आपके पास ये था, चौथा ये था, चौथा आपके पास आ जाएगा ये। सीबीसी 2024 का बहुत इजी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं एक बार पढ़ेंगे। टू आइडेंटिकल बॉल्स, टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 and B2 are given -7 picocoulomb and 4 picocoulomb charge respectively. They are brought in contact with the third identical ball B3 and then separated. If the final charge on the each ball is -2 picocoulomb, the initial charge on B3 was -2 picocoulomb, 5 -5 picocoulomb, -3 picocoulomb, -15 picocoulomb ही होगा। ठीक है, हिंदी में क्या कहता है कि दो समान छोटी चालक गेंदे B1 और B2 को क्रमशः -7 पिकोकुलाम और 4 पिकोकुलाम आवेश दिए गए हैं। उनमें किसी एक तीसरी समान गेंद B3 के संपर्क में लाया जाता है, फिर अलग किया जाता है, तो प्रत्येक गेंद पर अंतिम आवेश -2 पिकोकुलाम है। तो उस पर प्रारंभिक आवेश था, किस पर, B3 पर। ये तो क्वेश्चन है, मतलब कहना क्या जाता है कि आपके पास लेटस से दो बॉलें हैं स्टार्टिंग में, ए और बी आइडेंटिकल है, कोई शेप में कोई वेरिएंस नहीं है। एक के पास आपका क्या था, 7 पिकोकुलाम और एक पे था 4 पिकोकुलाम। ये क्या था, नेगेटिव, एक था पॉजिटिव। ठीक, फिर हमने क्या किया, B1 और B2 के संपर्क में एक B3 को लेके आए। ठीक है, पहले इनको जोड़ा गया फिर इनको अलग कर दिया गया। तो एंड में जो हर एक बॉल पे B1 पे B2 पे B3 पे जो चार्ज रह गया
वो रह गया बेटा मेरा -2 पिको कूलम। तो हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सिंपल सा अगर वो लगाओ, जब तीनों को अलग किया गया तो तीनों ने क्या किया होगा, आइडेंटिकल बॉल है, चार्ज को इक्वली बांट लिया होगा, यही तो किया होगा। पहले जो था फर्स्ट केस में जो नेट चार्ज था वो मेरे प्यारे बच्चों कितना था, -7 + 4 = -3 पिको कूलम। बाद में कितना हो गया नेट, सेकंड केस में -2 + -2 + -2 यानी -6 पिको कूलम। अब मेरे को एक चीज बताओ, बाद में -6 पिको कूलम होने के लिए जो B3 आया उसके पास कितना चार्ज होना चाहिए था। तो मेरे प्यारे बच्चों जो पहले जो दोनों का चार्ज था उसमें कितना -3 ऐड किया गया, तो B3 कितना चार्ज लाया होगा, सिंपल सी बात है -3 पिको कूलम लाया होगा। तो नेट कितना हो गया होगा, -3 पहले -3 बाद में -6 नेट हुआ होगा, और तीनों पे इक्वली -2 -2 -2 बढ़ गया होगा। मेरी बात को समझे, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो हमारे पास B3 बॉल पे जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -3 पिको कूलम। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। मेरी बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए बताइए। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो, इजी इजी सा क्वेश्चन है, कोई बड़ा सा वो नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन हमेशा अच्छा होता है, इसको हल्के में मत लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग किस्म का होता है, कंसेप्चुअल होता है। ठीक है, एक डायग्राम दे रखा है, उसमें पूछा गया अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स लॉ व्हिच इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार निम्नलिखित आकृति के लिए कौन सा संबंध सही है, निम्नलिखित आकृति के लिए कौन सा संबंध सही है, किसके हिसाब से, कूलाम के नियम के हिसाब से। ठीक है, ओके, चलिए आकृति में क्या दिख रहा है, पहले तो देखो कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले की बात है क्या, कूलाम लॉ लिख लीजिए, F = KQ1Q2 / R²। ठीक, अब एग्जाम वो जो हमारे पास डायग्राम है उसमें क्या दिख रखा है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब अट्रैक्शन होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, दिख रहा है ना, इधर को दोनों एक दूसरे को जो फोर्स है F1 F2 देखो, F12 F21 कैसा है, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, बोथ चार्ज क्या होने चाहिए, अपोजिट नेचर के होने चाहिए। कैसे, अपोजिट यानी विपरीत प्रकृति के, है ना, अपोजिट होनी चाहिए चार्ज तभी तो। और अपोजिट अगर चार्ज होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, Q × -Q, तो नेगेटिव आएगा, जो कि 0 से छोटा होगा तभी अट्रैक्शन होगा। तो कौन सा संबंध सही है इनमें से, Q1 Q2 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा, ये क्या बोलना चाहता है, पॉजिटिव होगा, तो ये है गलत, नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, 0 से छोटा होगा, इसका मतलब नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, 0 से छोटा, कब, जब एक नेगेटिव होगा तभी अट्रैक्शन होगा। तो ये ऑप्शन है करेक्ट। Q1 Q2 0 होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो जाएगा, अगर चार्ज है तो 0 कैसे हो जाएगा भाई, हो ही नहीं सकता, है ना। ठीक है, तो और ऑप्शन में जाना ही क्यों, जब हमारा हो गया। ठीक है, चलो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इस पे। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, बेहतरीन। ओहो, क्वेश्चन नंबर 6 CBSE 2025 का। ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार देख लिया बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछा गया 2-3 बार, अलग अलग सेट्स में डाला गया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है द कूलाम फोर्स F वर्सेस 1/r²। क्या बोल रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है द कूलाम फोर्स F वर्सेस 1/r² ग्राफ्स फॉर 2 pairs of point charge Q1 Q2 Q2 Q3 आर शोन इन फिगर। ऊपर वाला दे रखा है इसने बेटा Q1 Q2 और नीचे वाला Q2 Q3। द चार्ज Q2 इज पॉजिटिव, इसने बोला है जो Q2 है वो क्या है, पॉजिटिव। ठीक, एंड लीस्ट मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड सबसे कम है। तो हमें बताना है ये रिलेशन के, इन रिलेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, Q1 बड़ा है, Q2 बड़ा है, Q3 बड़ा है, ये रिलेशन कौन सेटिस्फाई करेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है दो बिंदु आवेशों के युग्म Q1 Q2 Q2 Q3 के लिए कूलाम बल F वर्सेस 1/r² का विचरण दर्शाया गया है। आवेश Q2 धनात्मक है तथा इसका परिमाण निम्नतम है। तो हमें बताना है कि इनके बीच में Q1 Q2 Q3 क्या है, और Q2 क्या है, एक चीज और ध्यान दीजिए, दोनों में कॉमन है। ठीक है, ओके, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कूलाम नियम की। कूलाम्स के लॉ के हिसाब से F = कितना होता है, KQ1 Q2
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्यों मेरा कांस्टेंट है बेटा? कांस्टेंट का मतलब भी क्या है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम की तो की बात हुई नहीं है। एप्सिलॉन जब कांस्टेंट हो जाएगा 2 पाई कांस्टेंट होते, 4 पाई कांस्टेंट होता ही है, तो के कांस्टेंट ही है, दोनों के लिए सेम है। जब दोनों को डिवाइड करेंगे, F1 के लिए KQ1 लिखूंगा, F2 के लिए भी KQ, दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो K ने उड़ जाना है, कंसिडर करेंगे ही। लेकिन जो ग्राफ है हमारे पास F वर्सेस 1/r², इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप जानते हो, F डिवाइडेड बाई 1/r² हो जाएगा, y/x ही होता है वैसे tan थीटा। तो स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा F डिवाइडेड बाई 1/r², जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, FR², है ना, है ना। स्लोप वैसे बेसिकली बोलते किसको है? थीटा को बोलते हैं। तो ये FR² यानी स्लोप किस पे डिपेंड कर रहा है? तो FR² जो स्लोप है आपका Q1 Q2, किसके लिए? जब यहाँ पे Q1 Q2 लिखा हुआ है, और नीचे वाले के साइड क्या है बेटा? Q2 Q3 है। तो स्लोप नीचे वाले के केस में इसको θ1 इसको θ2 कह देते हैं। तो नीचे वाले के केस में FR² किस पे डिपेंड करेगा? Q2 Q3। और इन दोनों में Q2 कॉमन है और फिक्स है और पॉजिटिव भी है। तो जो स्लोप है FR² क्या है मेरे पास? स्लोप है। अब स्लोप क्या है? जब Q2 फिक्स है तो किस पे डिपेंड कर रहा है? ओनली और ओनली, ये ओनली और ओनली डिपेंड करेगा Q1 पे, और ये ओनली और ओनली डिपेंड करेगा Q3 पे। Q2 तो फिक्स है, मान के चलो Q2 की वैल्यू है 2। अब स्लोप का बड़ा या छोटा होना किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल और केवल दूसरी वैल्यू पे। जैसा एग्जांपल, जैसे लिखा है 2 गुणा Q1 और दूसरा लिखा है 2 गुणा Q3। अब इसको बड़ा होने के लिए Q1 की वैल्यू Q3 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये बड़ा आएगा। क्यों? तो फिक्स है। मेरी बात को समझ गए? समझ गए ना इस बात को आराम से? ठीक है, चलिए, है ना। और अब बोलोगे सर ये तो इसका स्लोप तो नेगेटिव है, यानी Q3 की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है। लेकिन एक लाइन ऐड है क्वेश्चन में, केवल और केवल मैग्नीट्यूड पूछा है। क्या बोला है? देन पॉइंट चार्ज Q1 Q2 आर शोन, द चार्ज Q2 इज पॉजिटिव एंड लीस्ट मैग्नीट्यूड, देन आपसे बोला है Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो इनका परिमाण न्यूनतम है, तो कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? अब मेरे को एक चीज बताओ, कुलाम्स लॉ में हम बेसिकली बात किसकी करते हैं? केवल और केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम बेसिकली किसकी बात नहीं करेंगे? डायरेक्शन की बात तो करेंगे ही नहीं। किसकी? पॉजिटिव नेगेटिव की। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बताइए, थीटा कौन सा बड़ा है? आप देख लीजिए, θ2 बड़ा है किससे? θ1 से। क्या इंप्लाई करता है? Q3 बड़ा होगा किससे? Q1 से। नहीं समझे? Q3 को बड़ा होना पड़ेगा किससे मेरे प्यारे बच्चों? Q1 से। और Q2 तो सबसे छोटा है ही, मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, Q2 तो सबसे छोटा है ही। Q2 तो बेटा प्यारे बच्चों आपका सबसे छोटा है ही। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो रहा है? Q3 आपका सबसे बड़ा है, Q1 आपका उसके बाद आएगा, Q2 आपका लीस्ट मैग्नीट्यूड उसने बोल ही दिया। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की थी, है ना। डायरेक्शन की बात करते तो बोलता था Q2 सबसे छोटा है बस, लेकिन मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया तो Q3 नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हमको केवल मैग्नीट्यूड जानना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? Q3 सबसे बड़ा, Q1 उससे छोटा और Q2 एटलीस्ट मैग्नीट्यूड वाला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, स्लोप ही निकालना था, उसके बाद तो आपको कर ही लेना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, सीबीएसई 2024 की बात करते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा फील्ड है? इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेगा आपके उसमें। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू दैट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर 2P ही होता है पॉजिटिव में, याद ही कर लेना इसको, पॉजिटिव का 2P। क्योंकि डाइपोल में इससे ऊपर ना कोई क्वेश्चन बनता है और इससे नीचे वाले इजी होते हैं, इससे ऊपर का कोई खतरनाक क्वेश्चन बनता भी नहीं है। ग्राफ पूछ लेता है, ग्राफ तो बना ही लोगे आप, यही है, मतलब सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन हमारे पास डाइपोल का यही आता है। तो क्या है, हिंदी में कहना जाता है, पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले एक विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। इसे स्थायी संतुलन की स्थिति से, स्थायी संतुलन स्टेबल इक्विलिब्रियम से अस्थायी संतुलन की स्थिति में घुमाने के लिए किया गया कार्य होगा। कार्य कितना होता है? दो तरीके हैं, वर्क डन से निकालो, सेम ही होता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन सेम ही होता है ना। जितना वर्क डन किया जाता है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो U बराबर आप जानते हैं माइनस PE cos थीटा होता है। डिपेंड क्या है? थीटा फॉर स्टेबल।
और दूसरा हमारे पास थीटा फॉर अनस्टेबल। याद करो चाहे कुछ करो, बस पढ़ लो इस चीज को। स्टेबल के केस में क्या होता है और अनस्टेबल के केस में क्या होता है, यही कहानी आपको पढ़नी है। थीटा स्टेबल के केस में हमारे पास 0 डिग्री होता है, अनस्टेबल के केस में 180 डिग्री होता है। 0 डिग्री यानी डायपोल की जो वो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, डायपोल की डायरेक्शन, और ये 180 डिग्री। तो इस केस में अगर मैं यू की बात करूं तो कितना हो जाएगा, थीटा 0 यानी 1, थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा पीई। इस केस में कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस, ये सॉरी माइनस पीई, और इस केस में यू बराबर कितना हो जाएगा, पीई। स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब बेटा का होता है, ठीक है, समझ गए। चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको स्टेबल से अनस्टेबल ले जाने में जो काम किया गया। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैसे निकालेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है ना, लास्ट में एनर्जी बढ़ गई होगी, जब काम किया तभी तो एनर्जी आई होगी, तो फाइनली एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम लिखेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि हुई वो कितनी हो जाएगी, पीई माइनस इनिशियली पीई, जिसका आंसर आ जाएगा 2पी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2पी। याद ही कर लो, याद ही कर लो इस चीज को, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास 2पी। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। थीटा की वैल्यू याद रखनी है। थीटा की वैल्यू क्या होती है स्टेबल के केस में, 0 डिग्री, यानी जो डायपोल है वो अलाइंड है किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेबल के केस में 180 डिग्री पे है, यानी पूरा घुमा के उठा के उल्टा पलट दिया आपने। अब इसमें फोर्स लग रहा है, अब ये कहीं भी घूम सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, सीबीएसई 2023 की। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट। देखो ये इजी क्वेश्चन है, डायपोल का ऐसा क्वेश्चन आता नहीं तो क्या पूछा है, देखो एक इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट यानी पी की वैल्यू दे दी आपको, दे दी। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क, टाउ कितना दे दिया आपको, टाउ की वैल्यू दे दी, यहाँ पे बताओ। देखो ये कितना इजी है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, यानी ई की वैल्यू निकालनी है। किस किस की वैल्यू दे रखी है, पी की वैल्यू दे रखी है और टॉर्क की वैल्यू दे रखी है। तो क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र 2 गुणा 10 की घात -8 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का एक द्विध्रुव अधिकतम बलाघूर्ण 6 गुणा 10 की घात -1 न्यूटन मीटर का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र में इसका परिमाण होगा। किसका बोला है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण पूछा है, यानी ई की वैल्यू पूछी है। मेरे को एक चीज बताओ, टाउ बराबर कितना होता है, पीई साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ मैक्स हो जाएगी। कितना हो जाएगा, पीई। हमसे पूछा क्या है, ई पूछा है, ई बराबर कितना हो जाएगा, टाउ डिवाइडेड बाई पी। मैक्स की बात कर रहे हैं हाँ अभी। अब टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ की वैल्यू हमें गिवन है, टाउ की वैल्यू हमें गिवन है, दिया है। एक्सपीरियंस 6 इंटू 10 टू द पावर -1, 6 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई पी की वैल्यू बताओ, पी की वैल्यू। अब हमको पी की वैल्यू गिवन है, डायपोल मोमेंट 2 इंटू 10 टू द पावर -8, बताओ कुछ रह गया, 2 3 6 भी होता है, आंसर भी दिख रहा है आपको, 3 गुणा 10 की घात 7 वोल्ट मीटर में, जिसमें भी होगा आपका पता है, थोड़ा बहुत कहीं तो चेंज करेगा ना बेटा, यूनिट चेंज कर रखी होगी उसने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू दी पावर 7 वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक, वोल्ट में दे दी यूनिट। बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आता है इससे बेसिकली। चलिए चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इलेक्ट्रिक डायपोल का ही है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में डाला गया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे डायपोल। एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन कूलम। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में क्या रखा गया है, एक डायपोल को रखा गया है कितने एंगल पे, 30 डिग्री के कोण पे। टॉर्क कितना लग रहा है, 4 न्यूटन मीटर का लग रहा है। अच्छा जी, ठीक है। द चार्ज ऑन द डायपोल ऑफ डायपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर। सारी की सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है, जो हम 2a मानते हैं, लेंथ हमेशा 2a मानते हैं, कभी a की वैल्यू मत ले लेना इतना, हमेशा उसको इजी फॉर दी, हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल के लिए 2a लेते हैं वैल्यू, a/2 रखना पड़ता है, नहीं तो मजा नहीं आता, इसलिए 2a मानते हैं उसकी हमेशा। हिंदी में वही है, 2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन कूलम विद्युत क्षेत्र में
30 कोण पर रखा गया एक विद्युत द्विध्रुव 4 न्यूटन मीटर के बराबर बल आघूर्ण का अनुभव करता है। 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले द्विध्रुव पर आवेश है। इस बार थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को खोल के दे दिया है। कैसे दे दिया हम जानते हैं। टाउ की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, पी ई साइन थीटा। इसको थोड़ा सा खोल के लिखें, Q इंटू 2a इंटू ई इंटू साइन थीटा। ठीक ठीक, पूछा क्या है, आवेश Q की वैल्यू पूछी है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, टाउ डिवाइडेड बाई 2a इंटू ई साइन थीटा। टाउ की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, टाउ की वैल्यू कितनी है, एक्सपीरियंस टॉक 4, टाउ की वैल्यू है मेरे पास 4, 2a की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर। ये गलती मत करना, खाली 2 लिख देना। E की वैल्यू आपके पास कितनी है, E की वैल्यू कितनी है आपके पास, E की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू दावर 5, 2 इंटू 10 टू दावर 5। साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। बात खत्म। 2 से 2 उड़ा दो, 2 दूनी 4, इस 2 से इस 2 को भी उड़ा दो, ये 2 ऊपर चले जाएगा और -3 यानी 3 आ जाएगा ऊपर, है ना। तो आंसर जो फाइनली आपका हो जाएगा कितना आ जाएगा, 2 के केस में आएगा, 2 माइक्रो कूलम के केस में आएगा। देखो पूरा सॉल्व करना ना करना वो आपकी मर्जी है ना, ठीक है, क्योंकि ये 2 ऊपर आएगा, ऊपर 2 कुछ और बच भी नहीं रहा है, ठीक है। 2 वाला ऑप्शन कौन सा है, 2 माइक्रो कूलम, और -3 देखो, -2 -5 3, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ध्यान रखने वाली बात क्या है, 2 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेना, हमेशा ऐसा यूनिट में रखना, बात खत्म। और 2a को कभी भी 2a लेना, बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, a बराबर 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, जो कि गलत है। हमेशा 2a, क्योंकि लेंथ मैं करता था ये गलती, अब आप करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, मैं करता था a बराबर 2 सेंटीमीटर ले लेता। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सीबीएसई 2023 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की क्या बोलना चाहता है, आइसोलेटेड पॉइंट पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट E। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोड्यूस करता है कोई पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड यानी अकेला, जिंदगी में पृथक कर, उसको घर से निकाल दिया गया है, 3 मीटर की दूरी पे क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोड्यूस करता है, ठीक, ओके। और द डिस्टेंस एट द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E/4 हो जाएगा। ओके, क्या बोलना चाहता है, एक विलगित बिंदु आवेश कण अपने से 3 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न करता है, उस बिंदु की दूरी जिस पर विद्युत क्षेत्र E/4 होगा। देखो मैं चाहूं तो आपको इसको एक एग्जांपल की तरह एक इजी टर्म में भी बता सकता हूं, लेकिन अभी हम सॉल्व ही करेंगे, फिर बता दें। तो सोल्यूशन की बात करें, हम जानते हैं E बराबर कितना होता है, KQ/R²। क्या बोल सकते हैं, चार्ज कांस्टेंट है, क्योंकि बोला इसने एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है, ये कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट, ठीक है, रख लो वैल्यू, जब डिवाइड करोगे तो कट जाना है वैसे भी। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। तो E कहां पे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब R की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। E/4 कब हो जा रहा है, जब E/4 होगा तो हमें क्या निकालना है, R² की वैल्यू निकालनी है। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 4 इज इक्वल टू ये यहां ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू R²/9। तो R² बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 36, तो R बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर पे। हाँ देखो, वैसे एक अंदाजा लगाना, मैं सिंपल से बता रहा हूँ, 3 मीटर पे E है, 6 मीटर पे E/2 होना चाहिए ना, वैसे बेसिक सी बात करें, दूरी दुगनी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आधी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही। जब 6 मीटर पे जा रहा है तो E/4 हो जा रहा है। देखो इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो घट भी स्क्वायरिकल। E जब हमारी दूरी दोगुनी हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम हो रहा है, अगर दूरी 3 गुना हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 9 गुना कम हो जाए। समझ लो, इस बात को समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब होता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², या E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² का मतलब ये होता है। समझ गए, चांदी हो गई चांदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन टिक भी मार दें क्या, लो मार देते हैं, 6 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन अच्छा है, आई विल से ये क्वेश्चन अच्छा है। क्यों, इसमें जिस वेक्टर से आप डरते हैं, I कैप, J कैप, K कैप, बहुत बच्चे डरते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीबीएसई 2023 का, हमेशा इजी तो देगा नहीं,
ठीक है, क्वेश्चन बोला है इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस, किसकी बात को लिए, इलेक्ट्रॉन की, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन इंटू आई कैप। जो फोर्स लग रहा है वो आई कैप, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, उस पे आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप बोले तो वाई एक्सिस के अलोंग, और के कैप बोले तो जेड एक्सिस के अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, ई। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको उस पर इतना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र ई में इतने का बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र ई है। अब यहाँ पे इस बात को नोट करो, आई कैप क्या है, डायरेक्शन मैटर कर रही है डायरेक्शन मैटर, सीधी सी बात है ना, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर कर रही है। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन की बात करते हैं। जो फोर्स की बात कर दी उसने 1.6 इंटू 10⁻, जितना भी है, कितना है, 10⁻⁻16 न्यूटन आई कैप, मतलब ये है आई कैप यानी एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे। मेरे को एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, एक बेसिक सा मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है इसका मतलब पॉजिटिव इधर को होगा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर को होगी, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर होगी। एक ऐसी सिंपल सा बता रहा था, आंसर आप चाहे तो ऐसे भी मार्क कर लेते, लेकिन हम जानते हैं हमें करना पड़ेगा। एफ इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्यू ई होता है, और ई बराबर कितना होता है, क्यू बाई ई, सॉरी एफ, वो क्या बोलते हैं, एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, और ई बराबर कितना हो जाएगा, एफ बाई क्यू। एफ हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻16 इंटू आई कैप, क्यू बराबर कितना होता है 1.6 टाइम्स इंटू 10⁻⁻19। यहीं पे है कंसेप्ट, यहीं पे कंसेप्ट छुपा हुआ है, डायरेक्शन की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड नहीं रख सकते, यहाँ पे हमें माइनस लेना पड़ेगा। अगर माइनस नहीं रखोगे तो आपको दिखेगा, माइनस नहीं लोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 आई कैप की डायरेक्शन में आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा ना आंसर, आई कैप की पॉजिटिव में। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से आकर नेगेटिव, और इस पे जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वाला, उस पर भी फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में, ऐसा थोड़ी ना होता है इधर को लग रहा है ना। अपोजिट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। -19 ऊपर जाएगा 3 बच जाएगा, 1 इंटू 10⁻3 माइनस का आई कैप। तो आप क्या लिखेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस का 1 इंटू 10⁻, न्यूटन बोला माइनस का 10⁻3 पॉजिटिव की है, नेगेटिव की है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस बात को समझे क्या था यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है मेरे प्यारे बच्चों की, यार ये आई कैप जे कैप नेगेटिव कब ले, फोर्स एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 कब पॉजिटिव रखें कब नेगेटिव रखें चार्ज को, यहाँ पे क्यों रखा जा रहा है। वैसे बेसिकली बेटा मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, आपने एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ को लग रहा होगा चार्ज। आपको माइनस यहाँ पे से इसको माइनस नहीं भी लगाते तो बेसिकली आप अंदाजा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उस हिसाब से अपने हिसाब से भी चिपका दो माइनस प्लस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, ये मेरे को बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट जो डेरिवेशन है उससे क्वेश्चन उठा के रख दिया है। An infinite long straight wire having a charge density lambda is kept along y axis in xy plane। y axis का मतलब सीधा खड़ा है, चार्ज डेंसिटी का मतलब अगर लॉन्ग वायर है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। द कूलम्ब फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज एट q एट पॉइंट x, 0, क्या समझ में नहीं आया, बताते हैं कितना होगा। चलिए क्वेश्चन है, लैम्डा आवेश घनत्व वाला एक अनंत लंबा सीधा तार XY तल में YY अक्ष के अनुदिश रखा जाता है, एक बिंदु x, 0 पर एक बिंदु आवेश Q पर कूलम्ब बल होगा। बिंदु आवेश, ऐसे देखो तो आप Q लिखा हुआ है ये भी पॉजिटिव है, लैम्डा लिखा हुआ है ना कि माइनस लैम्डा ये भी पॉजिटिव है, डायरेक्शन का तो आपको पता चल गया कि किस डायरेक्शन में होगा, ठीक, लिख देता ना नेगेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो अलाइनमेंट बनेगा मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बनेगा, जो वो रखा हुआ है वाई वाई डैश में रखा हुआ है, इस पे
लैम्डा है तो पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट एक्स कॉमा 0 पे कोई चार्ज क्यों, ये भी पॉजिटिव रखा हुआ है। तो सबसे पहली बात है अट्रैक्टिव तो होने का नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज, रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव कितना होगा, जब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से हम जानते हैं कितना होता है, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल रखेंगे, यहाँ पे एक्स है, ये डिस्टेंस हमारे पास एक्स है। और ई में जब भी हम क्यू की मल्टीप्लाई करते हैं, ई इंटू क्यू इज इक्वल टू एफ, तो इसमें अगर मैं क्यू की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कौन सा है, दो ऑप्शन तो हमारे वैसे भी गलत है, ये है क्यू लैम्डा 2 पाई बाई एक्स, यहाँ पे 2 है ही नहीं, वैसे ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक, देखो डायरेक्ट डेरिवेशन आता है इसका, सीधे सीधे उसके फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ लिया है ना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलो क्रिएटिव माइंड लगाया था टीचर ने। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा, चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ अ क्यूब, एक चार्ज है किसी क्यूब के सेंटर पे रखा गया है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट फेस, उसके एक फेस से निकलने वाला आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले बहुत किए होंगे आपने, कोई बात नहीं, फिर हम कराते हैं। किसी घन के केंद्र पर आवेश क्यों रखा गया है, इसके किसी एक फ्लक्स से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स बताइए, सीबीसी 2023 का है। चलिए, फाइव बराबर कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कहीं पे कोई डायमेंशन की बात हो रही है क्या मेरे प्यारे बच्चों इसमें, जैसे क्यू है, ठीक है, क्यूब है, क्यूब के आपके ने क्या कर दिया, सेंटर पे रख दिया है, अब उसका मर्जी है कहीं भी रखे, है ना। तो फ्लक्स कैसे निकल रहा होगा, इस डायरेक्शन में भी उतना ही, इस डायरेक्शन में भी उतना ही, इस डायरेक्शन में भी उतना ही, इस डायरेक्शन में भी उतना ही। तो हर एक जो फेस है क्यूब को इक्वल होता है, क्यूब तभी तो है, ठीक है, हर एक फ्लक्स समान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बहुत ही बेहतरीन बच्चों, क्या बोलना चाहता है, टोटल इतना निकलेगा, टोटल यानी पूरे के पूरे 6 को मिला के इतना निकलेगा। तो एक से कितना निकलेगा, सिंपल सी बात है, एक फ्लक्स से कितना निकलेगा, इसका 6th पार्ट, यानी 6 बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1 फेस। कौन सा, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन, पूरा मिला के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से कितना, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन बड़ी मैटर कर रही है भाई, याद रखना, डायरेक्शन आ रही है तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज्यादा, एक्स डायरेक्शन में है, एग्जिस्ट इन अ रीजन, लेट ए बी द ऑरिजिन एंड बी बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट x प्लस 1 सेंटीमीटर। हर एक चीज को जितना जितना दे रखा है, पॉइंट बी क्या है, x इक्वल टू प्लस 1 सेंटीमीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग है, एंड सी बी एट y एक्सिस एट y इज इक्वल टू प्लस 1 सेंटीमीटर, और कोई पॉइंट सी है जो y इज इक्वल टू प्लस 1 सेंटीमीटर पे रखा गया है, देन द पोटेंशियल एट ए बी सी सेटिस्फाई, ए बी सी पे पोटेंशियल क्या सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन आपको गिवन है। हिंदी में कहना चाहता है किसी क्षेत्र में धनात्मक एक्स एक्सिस की दिशा के अनुदिश एक समान विद्युत क्षेत्र विद्यमान है। मान लीजिए ए मूल बिंदु, बी एक्स अक्ष पर x इक्वल टू प्लस 1 सेंटीमीटर पर बिंदु है, सी वाई अक्ष पर y इक्वल टू प्लस 1 सेंटीमीटर पर बिंदु है, तब बिंदु ए बी सी और सी पर विभव संतुष्ट करता है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास कुछ इस प्रकार की चीजें हैं, किस प्रकार की चीजें हैं दिखाते हैं आपको पहले, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका जो ए पॉइंट है ऑरिजिन पे है, किसके, एक्स एक्सिस के, और जो बी पॉइंट है वो एक्स इक्वल टू 1 पे है, कितने पे, 1,0 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की डायरेक्शन। और जो सी पॉइंट है कहना चाहता है y इज इक्वल टू 0,1 पे है, समझ रहे हो मेरी बात को, 0,1 पे है। तो जो पोटेंशियल पूछा है उसने, वी ए कॉमा वी बी कॉमा वी सी, इनके बीच का रिलेशन पूछना चाहा है आपसे। समझ रहे हो क्वेश्चन को कितना खतरनाक तरीके से घुमाया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज होगी मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में कम हो रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कम हो रहा है, तो पोटेंशियल भी वेरी करेगा केवल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के अलावा, ऊपर को थोड़ी ना जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर को जा रहा होता तो पोटेंशियल भी ऊपर की डायरेक्शन में वेरी करता है, यहाँ पे वेरी नहीं करेगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं, दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा। इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे अगर हम वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल सेम। तो हम जानते हैं, इस हिसाब से हम कह सकते हैं वी ए का पोटेंशियल वी बी के बराबर होगा,
बट ये दोनों किससे बड़े होंगे, वीसी से। वीसी कम होते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होते जाता है। सी थोड़ी ना वीबी, वी ए बराबर वीबी नहीं होगा, वी ए बराबर वीसी होगा। वी ए बराबर वीसी इज ग्रेटर देन वीबी। ओके, चलिए क्वेश्चन ऑप्शन होगा वी ए इज ग्रेटर देन वीसी। गलत, वी ए इज लेस देन वीसी। वीसी और वी के बीच में रिलेशन ही नहीं है। वी ए इज ग्रेटर देन वीबी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए 2 पॉइंट दे दिया आपको, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, वी ए इज ग्रेटर देन वीबी। चलिए, तो ये हमारा एमसीक्यू बेस्ड था, पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड था। एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं, सारे वेरिएशन आपको मैं दिखा चुका हूँ जिनसे एमसीक्यू आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। माय फेवरेट पूछोगे तो लास्ट वाला क्वेश्चन, और एफ वर्सेस 1/r² का जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। डाइपोल का एक याद रखिएगा, पी पीई साइन थीटा वाला जो भी है, यू इज टू माइनस पीई कॉस थीटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो 2 PE आता है स्टेबल से अनस्टेबल में ले जाने के लिए, उन दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपको नेक्स्ट में आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को लेके आपको मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच, बिल्कुल तैयारी कीजिए। बाय बाय।